मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं जा रही हूँ मेरी फूफा जी के घर, मेरे अंकल के घर जा रही हूँ। वहाँ पे लंच करके हम निकलेंगे बाहर घूमने। हम लंच लेकर, यहाँ पे जल्दी लेते हैं लंच, तो लंच लेकर हम निकल पड़े हैं न्यू रोड के लिए गाइस। आप भी चलिए। तो गाइज़ हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, जो हमें हमारे गंतव्य स्थान रानी पोखरी तक ले जाएगा, जो एक मानव निर्मित तालाब है जिसे राजा प्रताप मल्ल ने अपनी रानी को पुत्र शोक से उबरने के लिए बनवाया था। एंड इस पोखरी के बीचों बीच एक बाल गोपाल का मंदिर है, वो देखिए, जो साल में एक ही बार खुलता है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। और यहाँ से हम गाइस चल पड़े पैदल। और ये एक पतली सी सड़क थी गाइस, जिसके एक किनारे पर मंदिर था छोटा सा, एंड बजर कीर्तन हो रहे थे, और साइड में काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही थी एंड लोग चल रहे थे। दोनों साइड पे दुकानें थी। एंड मेरे फूफा एंड आंटी मुझे सब दुकानों के बारे में बता रही थी, कहाँ क्या चीज़ें मिलती है करके। और मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए, ये देखिए ये मंदिर यहाँ पे बीच में ही था। एंड तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए, यहाँ पे पश्मीना का दुकान था, बर्तन थे काफ़ी सारे, जो एंटीक बर्तन एंटीक थे। देखिए ये कांच के बर्तन थे, पीतल के, एंड कुछ मूर्तियाँ थी, एंड घर में सजावट करने लायक कुछ चीज़ें थी। तो इन सभी चीज़ों को मैं अपने कैमरे में कैद कर रही थी। एंड ये मुखौटे थे। एंड आगे बढ़ने पर फिर एक यहाँ पे मंदिर था। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि काठमांडू एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर एक कदम पर आपको हर जगह मंदिर दिखाई देंगे। तो ये एक मच्छिंद्रपाल का मंदिर था। तो हम चल पड़े अंदर की ओर। तो मेरे साथ आप भी चलिए, अंदर चलते हैं। तो वो रहा गाइस सामने मंदिर, पर यहाँ पे सामने कुछ शिलाएं पड़ी हुई है, शायद कुछ निर्माणाधीन अवस्था में थी यह। और ये देखिए मंदिर, एंड ये इस तरह से पैक किए हुए शिलाएं थी यहाँ पर। एंड सब यहाँ पर काम चालू ही था गाइस। काफ़ी सारे बैम्बूस लगाए हुए थे, ये देखिए। और बहुत सुंदर कारीगरी थी गाइस, लेकिन देखिए। एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था इंद्र चौक, जो एक व्यस्त और ऐतिहासिक चौराहा है, जो कई सड़कों को मिलन बिंदु है। तो उसके पहले मैं इन नक्काशीदार चीज़ों को एंड इस मंदिर के परिसर को मैं अपने कैमरे में एक बार फिर कैद कर रही थी। और हम चलते चलते पहुंच गए हैं इंद्र चौक, जहां पर इंद्रेश्वर मंदिर स्थित है, जो स्थानीय लोगों का और पर्यटकों के लिए खरीदारी और संस्कृति और आध्यात्मिक का महत्वपूर्ण केंद्र है। और ये रहा गाइस तलेजू भवानी का मंदिर, जो साल में एक ही बार अष्टमी को खुलता है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप पारंपरिक वस्तुएं, मसाले और नेपाल के स्थानीय जीवन का अनुभव कर सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ के जो नेवारी कल्चर है, उसको आप काफ़ी करीब से देख सकते हो, जिसका मैं अनुभव करते हुए आगे बढ़ रही थी गाइस। तो यह काफ़ी पुराना एंड बिजिएस्ट व्यावसायिक केंद्र है, जो खरीदारी के लिए मशहूर है। और यहाँ पर लगभग आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कई मॉल और दुकान भी शामिल है। तो हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए है ये। और ये एक नया और पुराना दोनों हिस्से को जोड़ता है। और यहाँ पर लगभग आपको सभी सामान मिलेगा, वेदर वो कपड़े हो, इलेक्ट्रिक सामान हो, या फिर ज्वेलरी हो। और इसी तरह हम आगे ये सभी चीज़ों को जो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, और फिर मंदिर आ गया गाइस। जैसे मैंने कहा ना, काठमांडू में बहुत सारी मंदिरें हैं, पर हर एक मोड़ पर आपको मंदिर दिखाई देगा। तो ये है छोटा पशुपति। तो मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, तो ये है छोटा पशुपति। और फिर हम चले आगे।
और हम चलते चलते पहुंच गए हनुमान ढोका के परिसर पर। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो हनुमान ढोका का यह एक शाही महल परिसर है जिसका नाम मुख्य द्वार पर स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के नाम पर रखा गया है। और चलते चलते हम पहुंच गए काल भैरव के मंदिर की तरफ, जो भगवान शंकर का ही उग्र रूप है। तो यह दरबार स्क्वायर के पास में ही स्थित है और यह समय के रक्षक और भय और अहंकार के नाशक माने जाते हैं। एंड यह मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई है और राजा प्रताप मल्ल द्वारा स्थापित की गई है, जो भक्तों की सुरक्षा और साहस प्रदान करता है और भक्तों की तामसिक शक्तियों को भी नाश करता है। और इन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति एक धान के खेत में मिली थी और बाद में राजा प्रताप मल्ल ने इसे दरबार के चौक में स्थापित किया। एंड यहाँ सब देखिए सारी चीज़ लकड़ियों की है जिस पर नक्काशी बनी हुई है एंड बहुत ही खूबसूरत है गाइस। और ऐसे काफ़ी सारे लकड़ियों के मंडप है, जैसे कष्ट मंडप। तो ये कष्ट मंडप के नाम पर ही इस शहर का नाम काठमांडू पड़ा है। कष्ट मतलब लकड़ी, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और जो 2015 के भूकंप के बाद निर्माणाधीन किया हुआ है। और इन्हीं धरोहर को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। तो यह रही हनुमान की मूर्ति जो लाल रंग से सजी हुई है, जो प्राचीन मूर्ति है और आगंतुकों की रक्षा करती है। जो द्वार पर हनुमान ढोका, ढोका मतलब द्वार, जो मल्ल और शाह राजाओं का निवास स्थान था और यहाँ पर नक्काशीदार वास्तुकला, मंदिर और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर मैं आगे बढ़ी तो पहुँच गए हम म्यूज़ियम। तो ये रहा म्यूज़ियम, जिसके लिए यहाँ पर टिकट लेना होता है, पर हमारे पास समय कम था तो हमने टिकट नहीं ली। सिर्फ यहाँ जो पोस्टर लगे हुए, कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी जो यहाँ के राजाओं का था, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पूरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना मना था। इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखा रही थी। ये सारे राजाएं हैं जो 17वीं शताब्दी के पहले यहाँ पर होके गए, क्योंकि 17वीं शताब्दी के पहले यहाँ राजाओं का राज था। और फिर हम आगे बढ़े और पहुँच गए इस जगह पर जहाँ पर 17वीं शताब्दी के पहले राजाओं का राज था। तो सभी राजाओं का राज्याभिषेक यहीं करते थे एंड यहीं पे सभी प्रोग्राम होते थे, सेलिब्रेशंस। तो आपको दरबार स्क्वायर तीनों एक ही दिखाई देंगे, चाहे वो भक्तपुर का हो या यहाँ का या फिर पाटन का। और फिर और आगे बढ़े हम और पहुँच गए श्वेत भैरव के यहाँ मंदिर पर। तो ये बंद था पर क्योंकि ये सिर्फ सुबह और शाम में इसकी पूजा होती है श्वेत भैरव की, तब इसका दरवाज़ा खुलता है। पर मैं यहाँ से आपको दिखा नहीं सकती हूँ, शायद थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा है अंदर। फिर चलते चलते हम आगे बढ़े, काफ़ी सारी दुकानें थी एंड ये रहा एक बड़ा सा घंटा जो इस भैरव की पूजा करते वक्त 9 बजे के समय सुबह बजती है। और फिर चलते चलते हम आगे बढ़े पर काफ़ी थक गए थे, फिर भी हम चलते जा रहे थे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे नई चीज़ें देखने मिल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हो रही थी, काफ़ी इतिहास के बारे में पता चल रहा था। तो यहाँ फिर मंदिर आ गया आगे। ये देखिए, पर 2015 के भूकंप में काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका निर्माण अभी तक हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे भी लकड़ी पे कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है। तो ये है हनुमान ढोका का दरबार स्क्वायर पैलेस, जो यूनाइटेड स्टेट की मदद से बनाया गया है 19th सेंचुरी में।
तो इन सारी चीज़ों को मुझे अपने कैमरे में कैद करने पर बहुत ही खुशी लग रही थी। काफ़ी सारी हिस्ट्री जानने मिली थी। एंड काफ़ी सारी जो काव का काम किया हुआ है वो बहुत ही उम्दा था, देखिए। एंड वो मेरे पीछे जो है वो है कुमारी, ये देखिए, ये है कुमारी स्थान, यानी यहाँ पे कुमारी लड़कियों को रखा जाता है जो देवी का रूप होती है। तो यहाँ पे उन्हें रखा जाता है 8 साल से 10 साल तक की उम्र तक। उसके बाद दूसरी कुमारी का चयन किया जाता है जो देवी का रूप होता है और हमें दर्शन देती है वो, और देवी के सारे गुण उनमें होने चाहिए। तो उस प्रकार से उस देवी को, कुमारी को सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, जो शाक्य घरानों से होती है। और फिर इन सारे चीज़ों को मैंने अपने कैमरे में कैद किया और हम बढ़ चले फिर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आप भी चलिए। पर चलते चलते बहुत गर्मी हो गई थी, तो हमने आइसक्रीम खाई। कूल आइसक्रीम खाइए और कोल्ड हो जाइए इस गर्मी के टाइम पे। और हमने कुछ ख़रीदारी की या निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था स्वयंभू। तो चलिए अभी। टुडी खेलको चाहिँ प्रोत्सव यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि यहाँ हुन्छ। अच्छा, सो अराउंड 40 मिनट्स लगेंगे हमको गाइस। इस फूफा जो आज हमारे गाइड है, सब पूरा काठमांडू का सैर करवा रहे हैं। हम बसंतपुर, न्यू रोड वगैरह जाकर आ गए। अब हम इंद्र चौक, हनुमान डोका सब जाकर आए। अब हम जा रहे हैं स्वयंभू। तो गाइस, स्वयंभूनाथ तिब्बती बौद्धों का एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थान है जो 2500 साल पुराना है। 35 मिनट्स लगे हमको यहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं। इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल। सो आउट। पहुँच गए हैं। इसे खुरलो कहते हैं गाइस। तो ये एक आध्यात्मिक का अनुभव देता है और जन्म मृत्यु के मोक्ष का चक्र है। देखिए गाइस, oh my gosh, this is unbelievable and I think very giant murtis. सिक्किम गए थी नहीं? गौतम बुद्धा की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर मन एकदम शांत हो गया था गाइस यहाँ पहुँचकर। और पहाड़ों में ऐसी मूर्तियाँ काफ़ी होती है। इन पर जो कारीगरी होती है, पेंटिंग, जो कलरफुल पेंटिंग होती है, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो मैं इन सभी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद कर रही थी, पर निशब्द सी हो गई थी। अंकल आंटी और सिस्टर के लिए ये लोग हमेशा देखते रहते, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे लिए ये सब देखना यानी बहुत ही मन को सुकून देना था। और मैं बस चुपचाप सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी। और इसी तरह मैं रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़ी और ये बड़ा सा खुरलो था। एंड यहाँ पर शंख लगाया था दीवार में, जो देखिए ये लेडी फूंक रही थी।
एंड अंकल आंटी एंड सिस्टर तो बैठ गए थे थक कर, पर मैं इन सभी चीज़ों को वापस एक बार अपने कैमरे में कैद कर रही थी, क्योंकि ये मेन ये नहीं स्वयंभू का ये नहीं था, और आगे भी था चलना। तो बस जस्ट गौतम बुद्धा को अपने कैमरे में कैद करी थी, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल उनका जन्म स्थान है, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर मैं निकल पड़ी स्वयंभू के दर्शन के लिए, जो स्तूपा था बहुत बड़ा सा। तो गैस, स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकट, स्वयं जन्मा, और यह शब्द उन मंदिरों या मूर्तियों के लिए भी प्रयोग होता है जो मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो दैवीय रूप से उत्पन्न मानी जाती है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है उसी तरह। तो यह स्वयंभूनाथ की भी पहाड़ी पर स्थित है, ये नेवारी के बौद्धों के लिए अत्यंत पवित्र और यह विश्व धरोहर में सम्मिलित भी है। और इसी तरह चलते चलते मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी, पर अंकल आंटी एंड सिस्टर ने तो जवाब दिया कि हम नहीं जाएंगे। और ये देखिए गाइस, रास्ते में कितने सारी मंकीज़ है, क्योंकि इन्हें मंकी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये रही सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, एंड मैं ऊपर के लिए चल पड़ी। अंकल आंटी और सिस तो नीचे ही रह गए, मैं अकेले चल पड़ी कि जाना है करके। तो गाइज़, ये स्वयंभू विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है, और ये काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम के घाटी में 77 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए, इस प्रकार से सीढ़ियाँ थी और मैं अकेले चले जा रही थी ऊपर। तो मैं इसी तरह ऊपर बढ़े चली जा रही थी, और रास्ते में छोटे छोटे स्तूपा थे और बुद्ध की मूर्ति, तो इसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं। और ये देखिए, ऊपर लुंगदर बांधा हुआ था जिस पर मंत्र लिखे होते, तो ये पहाड़ों में आपको अक्सर देखने मिल जाएंगे। तो मैं इसी तरह सीढ़ी से ऊपर चली जा रही थी, पर डर लग रहा था कि कहीं मंकी ना आ जाए, क्योंकि मैं अकेले थी। पर कुछ मंकी दिख रहे थे और मैं तब फिर चुपचाप खड़ी हो जाती, और मैं यहाँ तक पहुँची जहाँ गौतम बुद्धा की मूर्ति थी। इतनी लंबी सीढ़ी है। तो यहाँ से मैं सीढ़ी से आई हूँ, नीचे और भी सीढ़ी थी। तो ऊपर ऐसा है गाइस स्तूपा। तो इस पर बनी हुई आंखें जो है वो गौतम बुद्ध की, जो चारों दिशाओं को देख रही है, और बीच पे जो नाक जैसे बनी है एक, जो एकता का प्रतीक है। मैं ऊपर तक तो नहीं गई, अब यहीं से रिटर्न हो रही हूँ, नीचे जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले आई हूँ और बहुत सारे मंकीज़ है गाइस यहाँ पर। सो थोड़ा डर लगता है कि मंकीज़ कैमरा ना ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मुंबई में भी गई थी तो वहाँ पे भी मंकीज़ ने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की थी। तो अभी मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए यहीं से रिटर्न हो रही हूँ गाइस। बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत शांति लगती है गाइस, आप बैठे रहो तो यहाँ पे। तो आई वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम हियर। और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद मैं नीचे की ओर चल पड़ी। हाँ, मैं आपको ऊपर से वहाँ का दृश्य नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ से त्रिभुवन एयरपोर्ट का पूरा दृश्य दिखता है। पर शांत मन से हम घर के लिए निकल पड़े सभी। हम आ चुके हैं घर, आज का फिनिश कोटा। और फिर हम काठमांडू से विराटनगर के लिए निकले, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी दूसरे दिन। एंड इसी तरह गैस मैंने वहाँ के नेचर, परिवार के साथ, अपनों के साथ बिताया हुआ खट्टा मीठा पल,
उनके साथ जहाँ जहाँ मैं घूमी वो यादें, उन सभी यादों को मैंने अपने कैमरों में कैद किया। एंड दिल में इसी आशा के साथ कि फिर उनसे मिलने आऊँगी करके, एंड इन सभी वादों के साथ मैं चल पड़ी। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस एंड गुड मेमोरीज। सभी मेरे रिलेटिव्स को मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी मेमोरेबल डे। तो बाय बाय नेपाल, सी यू अगेन। तो गाइस अब जा रही हूँ बैक मुंबई बागडोगरा एयरपोर्ट से। एंड इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नेपाल टूर का। बहुत सारे मेमोरीज कलेक्ट किए हैं। सो छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा था बिकॉज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है नेपाल। सो आई हैड कलेक्टेड मेमोरीज टू नेपाल टूर और अब जा रही हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ फ्लाइट के अंदर एंड 11:25 का फ़्लाइट है एंड हम मुंबई पहुँचेंगे। आई थिंक 2:30 या 2 का टाइमिंग है। तो हम फिर मिलेंगे मुंबई में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और इसी तरह मैंने अपना नेपाल टूर कंप्लीट किया। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं मिलूँगी अब नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।